बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 7 थर्मोकेमिस्ट्री जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके MCQs हम पेपर में कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसके शॉर्टकट्स और इसके कॉन्सेप्ट्स को हम रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। लेक्चर नंबर 9 और हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडी द हीट चेंजेस। कोई ऐसा रिएक्शन और कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट चेंज हो, चाहे वो फिज़िकल प्रोसेस है चाहे वो केमिकल प्रोसेस है, दैट कम अंडर द स्कोप ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। और ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट चेंजेस होती हैं उनको थर्मोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स: एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस are also known as exergonic reactions and endothermic reactions are also known as endergonic reactions. MCQs which are related to this topic, they are as first of all हमसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि फ्लो ऑफ हीट, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सो ऑन। तो जो इसके MCQ बन सकते हैं उनको हम जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ दोज MCQs। वन, एक कंपैरिजन कर लेते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के दरमियान। तो व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ हीट? इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट flows from system to surrounding, while in case of endothermic reaction, heat flows from surrounding towards system. हम MCQ बनेगा the temperature, what happened to the temperature of the surrounding in case of an exothermic reaction. तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज करता है। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम मतलब जिस चीज जो रिएक्शन हो रहा है जिन सब्सटेंसेस के दौरान, वो हमारा सिस्टम है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम का टेम्परेचर पहले इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करता है। यानी इसको ऐसे याद रखें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिस कंटेनर में होगा, रिएक्शन के नतीजे में वो कंटेनर हॉट हो जाएगा। अब अगर हम चाय का एक गर्म कप टेबल पे रख दें तो वो सारा दिन गर्म तो नहीं रहेगा। सिंपल रूल है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में चूँकि वेसल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो हॉट हो जाएगा, और उसके बाद जो हीट है वो टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ गया सराउंडिंग से, तो फिर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर ऑफ सिस्टम पहले इंक्रीज़ करेगा और उसके बाद डिक्रीज़ करेगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये होगा कि सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। इसमें जो हीट रिक्वायर्ड होती है फॉर द रिएक्शन, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लेते हैं कि रिएक्टेंट की हीट कंज्यूम होती है रिएक्शन के लिए। चूँकि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती हैं, तो इसमें जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो रिएक्टेंट की हीट कंज्यूम होती है। रिएक्टेंट की एनर्जी जब कम हो जाती है तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। इसका मतलब जिस वेसल के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा वो वेसल जो है वो कोल्ड हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा और फिर सराउंडिंग से हीट उसमें ट्रांसफ़र करेगी। लिहाजा जो उसका पहले इनिशियल टेम्परेचर है, पहले उससे टेम्परेचर कम होगा सिस्टम का और फिर इंक्रीज़ करेगा जब तक कि वो सराउंडिंग के इक्वल नहीं हो जाएगा। बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट के बॉन्ड वीकर होते हैं, प्रोडक्ट के स्ट्रॉन्गर होते हैं। और बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट और इस एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट्स के बॉन्ड वीकर थे तो प्रोडक्ट के स्ट्रॉन्गर है, एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं उनके वीकर हो जाएंगे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एक्सोथर्मिक में हाई होती, एंडोथर्मिक में लो होती। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट
इसमें लो होती है, एक्सो में, एंडो में हाई होती है। एंथैल्पी मीन हीट, टोटल हीट। देखिए अगर हमारे पास 100 रुपये हैं और हम कैंटीन पे गए हैं और कुछ देर बाद हम कहते हैं कि हमारे पास 50 रुपये रह गए, तो वी हैव लॉस समथिंग और गेन समथिंग, वी हैव लॉस। सेम इज ट्रू फॉर दिस रिएक्शन। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की हीट पहले ज़्यादा होती और जब प्रोडक्ट में पहुंचते हैं तो उनकी हीट कम हो जाती, और जितनी कम हुई है वो लॉस हो जाती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की हीट कम होती और फिर प्रोडक्ट में जब जाते हैं तो हीट ज़्यादा हो जाती है और वो गेन करते हैं। स्टेबिलिटी, जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है ज़्यादा। तो चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उनकी एंथैल्पी लो होती है, लिहाजा वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं रिएक्टेंट से। और एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, एंथैल्पी कम होती है प्रोडक्ट से, लिहाजा वहाँ पर रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और जो स्टेबल होता है वही उसी का बॉन्ड स्ट्रांग भी होता है। तो स्टेबिलिटी को बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, सेंस में भी बात कर सकते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी वही ऑर्डर है जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, जिसकी एनर्जी कम है वो स्टेबल है, वो स्ट्रांग बॉन्ड है। फिर दोबारा एनर्जी और एंथैल्पी को सिंबल के ज़रिए से दोबारा बता दिया कि एंथैल्पी पूछें या इंटरनल एनर्जी पूछें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी एंथैल्पी ज़्यादा होती प्रोडक्ट से, और एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की कम होती एनर्जी और एंथैल्पी। और इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन को उसमें जो चेंज इन एंथैल्पी है डेल्टा एच, उसको नेगेटिव साइन से शो करते हैं और एंडोथर्मिक में पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। कुछ एग्जाम्पल पेज 1 के सेकंड पार्ट पे कि रेडी रेफरेंस के लिए वो किसी प्रोसेस के ज़रिए से, किसी रिएक्शन के ज़रिए से हमसे पूछ लें कि बताइए कौन सा रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो पहले तो एग्जांपल्स देख लें। ये वैल्यूज़ तो याद करने की ज़रूरत नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ये याद होना चाहिए कौन सा एक्सोथर्मिक है, कौन सा एंडोथर्मिक है। तो कुछ फेमस रिएक्शन जो हमारे टेक्स्ट में है उनको इस चैप्टर में उनको देख लेते हैं। इसको ऐसे याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, वाटर की फॉर्मेशन, अमोनिया की फॉर्मेशन, ये एक्सोथर्मिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है। लिथियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी जो है वो एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में वाटर की डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक है, और NO और मीथेन की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है। NO और मीथेन की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है। और सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, तो ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बाद में इक्वेशन की बजाय किसी प्रोसेस के ज़रिए से वो हमसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पूछ लेते हैं। तो जितने कंबस्शन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, डीआयनाइजेशन रिएक्शन है, फ्रीजिंग है, डेपोजिशन है, डेपोजिशन रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन को कहते हैं, यानी वेपर्स डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, कंडेंसेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, रेस्पायरेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, reaction of acid with some metals, reaction of water with quicklime when we add quicklime कैल्शियम ऑक्साइड को बोल, ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल है। एंडोथर्मिक फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, लाइट एब्जॉर्ब होती है तो फोटोसिंथेसिस होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एटमाइजेशन, डिसोसिएशन, आयनाइजेशन, मेल्टिंग, एवेपोरेशन, सब्लिमेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं। फिर एक बार फिर ग्राफ के ज़रिए से इसे समझाने की कोशिश की कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है। ज़्यादा से कम पे पहुंचते हैं, तो जब पहले ज़्यादा थी एंथैल्पी, बाद में कम, तो फिर कुछ जो डिफरेंस है वो लॉस होता है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम होती है और प्रोडक्ट की एंथैल्पी जो वो ज़्यादा होती है। पेज सेकंड, थर्मोकेमिस्ट्री को डिस्कस करते हुए कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं। सिस्टम है, सराउंडिंग है, बाउंड्री है। तो पहले हम इसको एक नज़र देख लेते हैं। सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री,
तो सिस्टम जो है ना, एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, कोई भी शय जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम सोच रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सपोज करो कोई सब्सटेंस है टेस्ट ट्यूब में, उसे हम हीट कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट है, उसे हीट करके उसमें जो चेंज है वो देखना चाहते हैं, तो लेड नाइट्रेट हमारा सिस्टम बन जाएगा। और टेस्ट ट्यूब और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सराउंडिंग कहलाएगी। फिर सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ अलहदा करती है उसे बाउंड्री बोलते हैं, और आमतौर पे ये इमेजिनरी होती बात सूरतों में। तो अब सिस्टम 3 तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में और इन सब में क्या एक कंपैरिजन है, चार्ट में बताया, ई का मतलब एनर्जी है और मैस है। ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही होती है सराउंडिंग में, और मैस भी। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैस एक्सचेंज नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी एक्सचेंज होती है और ना मैस एक्सचेंज होता है। बाउंड्री, एक इसका एमसीक्यू ऐसे कि बाउंड्री किसका हिस्सा होती है? बाउंड्री सराउंडिंग का हिस्सा होती है। और सराउंडिंग में क्या क्या शामिल होता है? जो सॉल्वेंट होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादातर रिएक्शन सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं, तो जो सॉल्वेंट होता है वो बाउंड्री है। जो एयर है टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब खुद इटसेल्फ, और कोई चीज़ हम हमारी टेस्ट ट्यूब में मौजूद है, जैसे हम थर्मामीटर इंसर्ट कर देते हैं, या बीकर है तो बीकर में थर्मामीटर इंसर्ट कर देते हैं, तो वो थर्मामीटर, वो टेस्ट ट्यूब, वो एयर और ये सब जो है वो सॉल्वेंट, ये सब सराउंडिंग के लाएंगे। अब प्रोसेस रिएक्शन जैसे 2 तरह के होते हैं, इस तरह से जो प्रोसेस नेचर में अक्कर करते हैं वो 2 तरह के हैं। एक है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उन्हें बोलते हैं जो नेचुरल होते हैं, जिनको होने के लिए कोई हमें असिस्ट नहीं करना पड़ता, कोई हेल्प नहीं करनी पड़ती है, जो खुद से हो जाते हैं। जैसे वाटर है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करता है, पहाड़ से पानी खुद ही नीचे आ जाता है, नीचे से कोई गुजर भी रहा है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, या नहीं भी गुजर रहा तो पानी नीचे आ जाएगा हायर से लोअर की तरफ। जैसे हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करेगी, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, नेचुरल है। अब पानी जैसे पहाड़ से नीचे आ सकता है तो नीचे से ऊपर जा तो सकता, खुद नहीं जा सकता, वी हैव टू फैच इट, हमें खुद लेके जाना पड़ेगा मोटर के ज़रिए या फैच करना पड़ेगा। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। तो एक कंपैरिजन इन प्रोसेस का, स्पॉन्टेनियस वो हैं जो खुद से हो जाते हैं, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जैसे ही, खुद से होने का मतलब ये है कि जैसे ही रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बन जाते हैं, यानी कि दूर पड़े पड़े प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो रिएक्टेंट्स मिलेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, दे नीड सम एक्सटर्नल असिस्टेंस, हमें टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन चेंज करनी पड़ती हैं तो रिएक्शन होता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, अगर वो आपस में कंबाइन कर जाएं तो वाटर बनता है, लेकिन अगर दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पड़े रहे किसी कंटेनर में तो इट मे टेक सेंचुरीज ओवर सेंचुरीज, कोई रिएक्शन नहीं होगा। इफ़ वी टेक अ बर्निंग मैस्टिक नियर दिस मिक्सचर तो फॉरन रिएक्शन हो जाएगा। तो वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलने आपस में, इसके बावजूद रिएक्शन नहीं हो, और अगर हम कुछ कंडीशंस चेंज करें तो रिएक्शन हो, उसे नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। स्पॉन्टेनियस के लिए बोलते हैं कि ये नॉन इक्विलिब्रियम में होता है और ये इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करता है, इसका रिवर्स जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। आमतौर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो आमतौर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस यूनिट डायरेक्शनल, इरिवर्सिबल एंड रियल प्रोसेस होते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। अभी 3 चीज़ें हैं जो ये तय करती हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। तो उनमें एक एंथैल्पी होती है, चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच आर का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एस है चेंज इन एंट्रोपी, और एक है डेल्टा जी जिसे बोलते हैं फ्री एनर्जी, और डेल्टा जी इक्वल्स होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी टेम्परेचर है, यानी डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो डेल्टा एच और डेल्टा एस पे डिपेंड करती है। तो जो क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का, उसको एक टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। देखो, अगर कोई एक बात हम कहें कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो
मतलब 3 फैक्टर हैं, पहले ऐसे कह लें, जिन पे स्पॉन्टेनिटी डिपेंड करती है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है फर्स्ट कॉलम में देखें और डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है, यानी एंथैल्पी नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नेगेटिव मीन, और डेल्टा एस पॉजिटिव है, इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। एंट्रोपी डिसऑर्डर्डनेस को कहते हैं, बेतरतीबी को कहते हैं। जितना ज़्यादा कोई सिस्टम डिसऑर्डर्ड हो जाता है उतना ज़्यादा उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है, और इन दोनों से मिलके तो फिर डेल्टा जी जो है वो बनता है। तो अगर तो डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा किसी भी टेम्परेचर पे, और रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर पे लो या हाई वो स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, यानी एंथैल्पी यानी हीट तो वॉल्व हो रही है, रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, लेकिन एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, रिएक्शन जो प्रोसेस है सिस्टम में वो ऑर्डर में आ रहा है। जैसे सपोज करो वेपर लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, तो वेपर तो मॉलिक्यूल आसानी से मूव कर रहे थे, लिक्विड में वो थोड़े बंध गए, फ्रीज हो गया लिक्विड, लिक्विड सॉलिड में चला गया, मॉलिक्यूल और ज़्यादा जो है उनकी बेतरतीबी ख़त्म हो गई है, आज़ादी थोड़ी ख़त्म हो गई, इसे कहते हैं एंट्रोपी डिक्रीज़ कर गई है, नेगेटिव होगी। तो फिर ये डेल्टा जी नेगेटिव होगा लो टेम्परेचर पे और पॉजिटिव होगा हाई टेम्परेचर पे। जब भी डेल्टा जी नेगेटिव होगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सेम अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाए, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन और एंट्रोपी भी इंक्रीज कर जाए, तो फिर लो टेम्परेचर पे फ्री एनर्जी डेल्टा जी पॉजिटिव है और हाई टेम्परेचर पे नेगेटिव है। तो जहाँ नेगेटिव है यानी हाई टेम्परेचर पे वहाँ स्पॉन्टेनियस है, और जहाँ पॉजिटिव है वहाँ ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। और लास्ट में अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो ये किसी भी टेम्परेचर पे फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगी और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। इसको फिर समराइज करके अपनी बुक तक जितनी बात हमें चाहिए ज़रूरी, तो वो फिर बताने की कोशिश की है कि देखो अगर रिएक्शन ऐसा हो कि जिसमें जो डेल्टा एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होती, डेल्टा जी नेगेटिव होती और डेल्टा एस पॉजिटिव होती, ऐसा रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है। और अगर डेल्टा एच यानी एंडोथर्मिक है और वो फ्री एनर्जी पॉजिटिव है और जो एंट्रोपी डिक्रीज करी हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। डेल्टा जी पॉजिटिव नेगेटिव तो हमने पढ़ लिया, अगर डेल्टा जी जीरो हो तो इसके मीनिंग क्या होते हैं, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। एंट्रोपी कैसे इंक्रीज करती है समझाने इसको समझते हैं कि एंट्रोपी अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो किसी की एंट्रोपी इंक्रीज करती है, एंड टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडमनेस बढ़ती, बेतरतीबी बढ़ती, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है, तो एंट्रोपी बढ़ जाती है। देखो सॉलिड से लिक्विड और फिर गैस और प्लाज्मा में जाएं तो एंट्रोपी इंक्रीज करती जाती, सॉलिड से लिक्विड में जाएं तो इंक्रीज कर गई, लिक्विड से गैस में गए तो हाई हो गई, गैस से प्लाज्मा में गए तो हाईएस्ट हो गई। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे हैं, जितनी अट्रैक्शन कम हो रही हैं, उतनी एंट्रोपी बढ़ रही होती है। फिर बाद में कुछ प्रोसेस ऐसे हमें याद रहने चाहिए, पूछे जा सकते हैं कि अगर किसी प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो हो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो, तो उसे आइसोथर्मल बोलते हैं। अगर प्रेशर में चेंज, प्रेशर कांस्टेंट हो, डेल्टा पी जीरो हो तो उसे आइसोबैरिक बोलते हैं, डेल्टा वी जीरो हो तो उसे आइसोकॉरिक बोलते हैं, अगर डेल्टा एच जीरो हो, चेंज इन एंथैल्पी जीरो हो तो इसे साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, अगर डी क्यू हीट में चेंज नहीं हो तो इसे एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। एमसीक्यू ऐसे बन सकता है ना हमें, वो देखो जो एंथैल्पी जब हम किसी रिएक्शन की मेजर करते हैं तो वो करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हम ये बोलेंगे फिर कि जो एंथैल्पी मेजरमेंट है ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। इस तरह से जब इंटरनल एनर्जी मेजर करते हैं तो इंटरनल एनर्जी की मेजरमेंट कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो इंटरनल एनर्जी मेजरमेंट है ये आइसोकॉरिक प्रोसेस है। पेज 3 सिस्टम सराउंडिंग, इससे रिलेटेड और टर्म्स जो हैं वो हम पढ़ते हैं। सिस्टम तो हमने पढ़ लिया, कोई भी चीज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे हम कहें कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 22.414 dm³। तो अब हाइड्रोजन गैस हमारा सिस्टम है, क्योंकि 1 मोल कौन है, हाइड्रोजन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कौन है, हाइड्रोजन है, वॉल्यूम किसका है 22.414 हाइड्रोजन का है। तो सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है सराउंडिंग है, पूरी यूनिवर्स सराउंडिंग है। थ्योरेटिकली तो ऐसे है, प्रैक्टिकली ऐसे है
कि यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसके साथ हमारा सिस्टम ट्रांसफ़र कर सकता है हीट और एनर्जी और मैस ट्रांसफ़र कर सकता है जिस हिस्से में यूनिवर्स के, उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। स्टेट ऑफ सिस्टम, किसी सिस्टम की कंडीशन, हालत, तफसील, कैसे किसी सिस्टम की हालत बताई जाती है। अगर हम बता दें कि कोई सिस्टम कितने मोल है, वो किस टेम्परेचर पे है, किस प्रेशर पे है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड, लिक्विड या गैस है, तो अगर ये 4-5 बातें हम बता दें, मोल कितने हैं, फिजिकल स्टेट क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तो इससे उस सिस्टम की स्टेट का अंदाज़ा हो जाता है, डिस्क्रिप्शन का अंदाज़ा हो जाता है। तो अगर उसमें रिएक्शन होने से पहले ये हम बताएंगे बातें तो ये इनिशियल स्टेट कहलाएगी। अगर उसमें कोई चेंज आ गई है, रिएक्शन हो गया है और फिर हम बता रहे हैं तो ये फाइनल स्टेट कहलाएगी। थर्मोडायनामिक फंक्शंस, थर्मोडायनामिक फंक्शंस क्या है? किसी सिस्टम को स्टडी करने के लिए हमें कुछ फंक्शंस चाहिए होते हैं, उसको समझने के लिए, स्टडी करने के लिए। वो फंक्शन दो तरह के होते हैं, स्टेट फंक्शंस और नॉन स्टेट फंक्शन बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, पाथ फंक्शन बोलते हैं। ये सब नॉन स्टेट फंक्शन के नाम है। स्टेट फंक्शन, अगर इनका कंपैरिजन करें, स्टेट फंक्शन एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होती है और इसमें ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं जो स्टेट फंक्शन कहलाती हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, इन सब में जो चेंज है वो कहलाती स्टेट फंक्शन। और वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है नॉन स्टेट फंक्शंस, और ये इसमें इनकी एग्जांपल हीट है, वर्क है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। स्टेट फंक्शन एक बिगर चेंज होती है, जबकि जो पाथ फंक्शन है वो एक स्मॉलर चेंज होती है और वो एटॉमिक लेवल पे चेंज होती है। और इसको स्टेट फंक्शन को हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। इसमें चेंज को डेल्टा से शो करते हैं, जैसे चेंज इन टेम्परेचर बताना है तो डेल्टा टी, जबकि पाथ फंक्शन को जब हम डिस्क्राइब करने लगते हैं उसमें चेंज को डी से, डिफरेंशियल से शो करते हैं, डी क्यू, चेंज इन हीट। इसमें जो इंथैल्पी में चेंज होती है वो ज़्यादा होती है, स्टेट फंक्शन में, नॉन स्टेट फंक्शन में कम होती है। इंटरनल एनर्जी, पेज 3 का सेकंड पार्ट देखें। इंटरनल एनर्जी, किसी सिस्टम में जितनी भी किस्म की एनर्जीज़ हैं वो सारी इंटरनल एनर्जी कहलाती हैं। एनर्जीज मेनली दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है, मोशन 3 तरह की होती, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन। पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक केमिस्ट्री में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है। अगर दो चीज़ों में अट्रैक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन दो तरह की होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और इंटरएटॉमिक फोर्सेज। ये सब कुछ इकट्ठा कर लें तो किसी सिस्टम के अंदर कितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, कितनी इंटरएटॉमिक फोर्सेज हैं, उनसे मुतल्लिक जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जितनी किस्म की मोशंस पॉसिबल हैं, ये सबको हम इकट्ठा कर लें तो इंटरनल एनर्जी बनती। इंटरनल एनर्जी मालूम नहीं की जा सकती। जो चीज़ मालूम की जा सकती है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे होती है? दो ही तरीके हैं सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, हीट और वर्क। और हीट और वर्क क्या होता है? केमिस्ट्री में जो वर्क पॉसिबल है वो एक ही है, उसे कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और उसके मीनिंग ये होते हैं कि हम कहीं पे प्रेशर अप्लाई करें और उसके नतीजे में वॉल्यूम में चेंज हो जाए तो फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। तो जब भी हम प्रेशर अप्लाई करें और वॉल्यूम चेंज हो जाए, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। अगर हम कहीं प्रेशर अप्लाई करें और वॉल्यूम चेंज ही ना हो तो वहाँ वर्क नहीं होता। जैसे लिक्विड और सॉलिड है, उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, वहाँ वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता प्रेशर चेंज करने के साथ, लिहाजा वहाँ वर्क भी नहीं होगा। इनके साइन कन्वेंशंस हैं कि अगर ये पॉजिटिव हो तो क्या मीनिंग है, नेगेटिव हो तो क्या मीनिंग है। डेल्टा ई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कोई भी शय जिसके नतीजे में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी वो पॉजिटिव होगी, और कोई भी एक बात जिससे इंटरनल एनर्जी कम होगी वो नेगेटिव होगी। तो क्यों, अगर हीट एब्जॉर्ब हो तो पॉजिटिव है, हीट इवॉल्व हो तो नेगेटिव है। वर्क डन बाय द ऑन द सिस्टम, अगर एक क्लोज कंटेनर में मूवेबल पिस्टन है और उसमें गैस है, अगर हम पिस्टन को दबाएं, बाहर से प्रेशर लगाएं, इसे बोलेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम। और अगर गैस पिस्टन को मूव करके ऊपर की तरफ धकेल दें, इसे कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, और इसे फिर नेगेटिव से शो करेंगे। अब ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये दो तरह से मालूम की जाती है केमिस्ट्री में। एक ये मालूम की जाती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी कोई रिएक्शन जब हम स्टडी करते हैं तो या कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं या कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे करें तो फिर वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन जाएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू क्यू वी। ये डेफिनेशन बन जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की।
ये जो हमने अभी पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी तो मालूम नहीं कर सकते, जो हम कर सकते हैं वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे मालूम कर सकते हैं? अगर हम कोई रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे करवाएं, वो कैसे करवाएं? बॉम्ब कैलोरीमीटर में करवाएं, बॉम्ब कैलोरीमीटर में एक सील्ड कंटेनर में करवाएं, और फिर उसमें जो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब हो रही है वो नोट कर लें, तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे करें काम, ओपन वेसल में जब काम करते हैं तो ये कांस्टेंट प्रेशर होता है। जब बीकर में, टेस्ट ट्यूब में, फ्लास्क में काम करें और वो उसके ऊपर एयर का प्रेशर हो तो वो कांस्टेंट कंसिडर होता है, और तो तब जो उसमें हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है प्रोसेस के अंदर, उसे हम कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी। फ़र्क याद रखिएगा, अगर कोई रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे करें तो उसमें जो हीट चेंज होगी, इवॉल्व या एब्जॉर्ब, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। अगर कोई रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे करें तो उसमें जो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब होगी वो चेंज इन एंथैल्पी कहलाएगी। पेज 4, इसमें एंथैल्पी को डिस्क्राइब हम कर लेते हैं। एंथैल्पी किसे कहते हैं? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो मतलब अगर हम किसी सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट का कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च होगा सिस्टम की, और कुछ वर्क करने में खर्च होगा। तो ये जो छोटी डेरिवेशन है, एक H=E+PV, चूँकि इंटरनल एनर्जी मालूम नहीं कर सकते, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम कर सकते हैं, इस तरह से एंथैल्पी मालूम नहीं कर सकेंगे, चेंज इन एंथैल्पी मालूम करेंगे। तो सबके साथ डेल्टा लिख दिया, P डेल्टा V है, एक दफ़ा V के साथ डेल्टा लिख दिया है और एक दफ़ा P के साथ डेल्टा लिख दिया है। चूँकि एंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पे मालूम करते हैं तो डेल्टा P 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा H=∆E + P डेल्टा V। तो डेल्टा H और डेल्टा E की अगर वैल्यू लिख देंगे तो डेल्टा H QP के इक्वल हो जाएगा। इसके MCQ, इसका क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि हमें कंपैरिजन करना होता है कि QP और QV में क्या रिलेशन है। QP क्या है? हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं। QV क्या है? हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? PV=nRT होता है, P डेल्टा V डेल्टा nRT। तो डेल्टा H=डेल्टा E और P डेल्टा V की जगह लिख देंगे डेल्टा nRT। और किसी गैसियस रिएक्शन के लिए डेल्टा n होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर सपोज करो कोई रिएक्शन है, उसमें गैसेस भी हैं और लिक्विड या सॉलिड भी है, तो वो जो लिक्विड या सॉलिड होगा चाहे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, उसको कंसिडर नहीं करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हुए, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हुए। अगर तो लिक्विड और सॉलिड है ना, तो फिर तो जो डेल्टा H और डेल्टा E है ये हमेशा इक्वल ही होता, वो तो हमेशा इक्वल होगा। लेकिन अगर गैसियस रिएक्शन है और उस गैसियस रिएक्शन में डेल्टा N भी 0 है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल इक्वल हैं, तब भी डेल्टा H और डेल्टा E इक्वल होगा। डेल्टा H और डेल्टा E इक्वल होने का मतलब है कि जो हीट चेंज है कांस्टेंट प्रेशर पे चाहे वो रिएक्शन करे, या हीट चेंज है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे करे, वो सेम होगी। एक ऑप्शन बच गई बस, कि गैसियस रिएक्शन हो और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम नहीं हो, तब जो डेल्टा H और डेल्टा E की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो इसमें क्या रिलेशनशिप है, इसे देखते हैं। पेज 4 के सेकंड पार्ट पे देखें तो गैसियस रिएक्शन में ये होता है कि अगर तो डेल्टा N 0 है तो जो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल हैं तो डेल्टा H और डेल्टा E भी इक्वल हो जाएंगे। अगर जो डेल्टा N पॉजिटिव है तो डेल्टा N पॉजिटिव तब होता है जब प्रोडक्ट के मोल गैसियस रिएक्शन में रिएक्टेंट के टोटल मोल से, प्रोडक्ट के टोटल मोल रिएक्टेंट के टोटल मोल से ज़्यादा है, तो फिर डेल्टा H भी डेल्टा E से ज़्यादा हो जाएगा। और अगर डेल्टा N नेगेटिव है तो डेल्टा H जो डेल्टा E से कम हो जाएगा। तो अगर कोई रिएक्शन हमें दें तो आप इस तरह से देख लें कि किसके मोल ज़्यादा हैं। अगर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं तो डेल्टा H ज़्यादा है, प्रोडक्ट के मोल कम है तो डेल्टा H कम है डेल्टा E से। एक एग्जांपल देख लें, मतलब कोई रिएक्शन जैसे हैबर प्रोसेस है, वो कहते हैं बताओ इसमें आप मालूम कीजिए कि वर्क डन इन दिस प्रोसेस। वर्क की डेफिनेशन क्या थी? PV जो केमिस्ट्री में वर्क होता है उसे क्या कहते हैं? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और P डेल्टा V किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा nRT। डेल्टा N फाइंड कर लें, प्रोडक्ट के टोटल मोल 2 हैं, ये सब गैसेज हैं, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी, सारे मोल्स काउंट होंगे। तो प्रोडक्ट के 2 मोल हैं और रिएक्टेंट के 4 मोल हैं, तो ये हम जो है ये आंसर आ जाएगा -2। तो -2 लिखेंगे तो P डेल्टा V हो जाएगा -2 RT, तो लिहाजा ये इसका आंसर डेल्टा बन जाएगा। पेज 5
इस पे हम डिफरेंट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। हमें रखना है कि एंथैल्पी चेंज के मीनिंग क्या है। एंथैल्पी चेंज के मीनिंग है हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे किसी रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब हो रही है उसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। तो पहले तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कब होती है, जब स्टैंडर्ड कंडीशन में वो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब हो। एंथैल्पी चेंज कहते हैं वो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब जो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। कांस्टेंट प्रेशर होता है जब ओपन वेसल में काम करते हैं, टेस्ट ट्यूब में, बीकर में, फ्लास्क में, ब्यूरेट में, पिपेट में, जब एयर टच कर रही होती है रिएक्शन मिक्सचर के साथ। और केमिस्ट्री में ज़्यादातर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे किए जाते हैं। तो पहले तो जो स्टैंडर्ड कंडीशन में हम एंथैल्पी चेंज, भाई हम स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं देख लें। स्टैंडर्ड कंडीशन ये होती हैं कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लें, उसे पास्कल में कहें तो 10⁵ पास्कल होता है, या 100 किलो पास्कल भी बोल देते हैं। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये रूम टेम्परेचर है। अगर सोल्यूशन है तो वो 1 मोलर कंसनट्रेशन होनी चाहिए, और अगर अमाउंट लेनी है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की तो वो 1 मोल लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर सिंपल के सॉल्यूशन की सूरत में 1 मोलर कंसंट्रेशन, और नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर जो है ये स्टैंडर्ड कंडीशंस कहलाती हैं। और एक होती है स्टैंडर्ड स्टेट, किसी की वो फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसी की वो फिजिकल स्टेट जिसमें वो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर नेचर में एग्जिस्ट करता है। यानी कोई चीज़ अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लिक्विड के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं, तो अगर हम उसे रिएक्शन में लिक्विड लिखेंगे तो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होगा, तो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होगा। तो जैसे कार्बन जो है वो नेचर में सॉलिड है, तो अगर उसे हम रिएक्शन में सॉलिड लिखेंगे तो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। सोडियम सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, इनकी स्टैंडर्ड स्टेट भी हाइड्रोजन की गैस है, ब्रोमीन की लिक्विड है। और अगर किसी, अब कार्बन है, कार्बन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट में भी और डायमंड में भी मोस्टली जो है, तो बकीबॉल तो कम होता। तो अब इसमें जो इसकी सबसे स्टेबल स्टेट है नेचर में नॉर्मल कंडीशंस में, वो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। मतलब कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट होगी, वो ज़्यादा स्टेबल है। तो एक तो हो गया स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं। याद रहे स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशंस 25 डिग्री सेल्सियस होती हैं। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं है, उसके साथ मिक्स नहीं करना, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। अभी जो इसके MCQs हैं बहुत सारे बनते हैं, मुख्तलिफ एंथैल्पी की वैल्यूज़ हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये इनमें से कुछ हैं जो सिर्फ नेगेटिव होती हैं, कुछ हैं जो सिर्फ पॉजिटिव होती हैं, कुछ हैं जो पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। अब अदर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, ये एक्सो भी हैं और एंडो भी हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव होंगी, और एटमाइजेशन, आयनाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होंगी। अब इनकी थोड़ी डेफिनेशन ज़हन में होनी चाहिए। बाद में हम इक्वेशन दे देते हैं और कहते हैं बताएं ये कौन सी एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन किया जाए और उसमें रिएक्टेंट के उतने मोल लिए जाएं जितने बैलेंस्ड इक्वेशन में हैं, और उसके मुताबिक करके रिएक्शन करवाया जाए, तो फिर जो हीट चेंज होगी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। अगर कोई रिएक्शन जो है वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक किया जाए, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स लेके रिएक्टेंट्स की किया जाए, तो जो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्बिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। और सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होती है कि 1 मोल कंपाउंड बने, अपने एलिमेंट्स से बने, और एलिमेंट और कंपाउंड सब अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन क्या होती,
1 मोल सब्सटेंस, चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे बर्न करें तो जो हीट इवॉल्व होगी, हमेशा इवॉल्व होगी, वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन कहलाएगी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? जब 1 मोल हाइड्रोजन आयन एसिड से 1 मोल हाइड्रोजन आयन एल्कली से ये कंबाइन करें और 1 मोल वाटर बने, तो जो हीट इसमें इवॉल्व होगी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। और किसी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इसकी वैल्यू हमेशा -57.4 किलो जॉल पर मोल या -13.7 किलो कैलोरी पर मोल होती, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये वो हीट है जो 1 मोल वाटर के बनने की वजह से होती है। तो कोई भी एसिड हो, हाइड्रोजन आयन तो सबके एक जैसे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन किसी भी बेस के एक जैसे हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वो हीट जो एब्जॉर्ब होगी जब 1 मोल गैसियस एटम बने और अपने एलिमेंट से बने, एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो लेकिन जो एटम फॉर्म करें वो गैसियस हो। 3 बातें, 1 मोल एटम बने, गैसियस स्टेट में बने और अपने एलिमेंट से बने, और वो एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, अगर वो नेचर में सॉलिड लिक्विड गैस है तो वो सॉलिड लिक्विड गैस के तौर पे मौजूद हो, इसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, एटमाइजेशन कहते हैं। पेज 6, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन। इसमें जब 1 मोल सोल्यूट हो और उसे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें और सॉल्वेंट इतना ऐड करें कि फर्दर सॉल्वेंट ऐड करने से फर्दर हीट चेंज ना हो, तो जो हीट इवॉल्व और अब्जॉर्ब होगी उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। और जब सॉल्वेंट इतना ऐड कर दें कि फर्दर सॉल्वेंट ऐड करने से फर्दर एंथैल्पी चेंज नहीं हो, इसे इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। मतलब अगर हमने 1 मोल सोल्यूट लिया है, उसमें सॉल्वेंट ऐड किया है, 10 जूल हीट इवॉल्व हुई है, हमने सॉल्वेंट, अब सोल्यूट तो 1 मोल फिक्स है, हमने सॉल्वेंट मजीद और थोड़ा सा ऐड कर दिया, फिर 2 जूल हीट इवॉल्व हुई, फिर और सॉल्वेंट ऐड किया, फिर 1 जूल हीट इवॉल्व हुई, टोटल 13 जूल हो गई। इसके बाद सॉल्वेंट ऐड किया, अब हीट इवॉल्व नहीं हुई या एब्जॉर्ब नहीं हुई, चेंज नहीं हुई, तो वो जो टोटल 13 थी वो जूल, वो हीट चेंज, वो उसकी एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन कहलाएगी। एंथैल्पी चेंज हम मेजर कैसे करते हैं? एंथैल्पी चेंज को मेजर करने के 2 तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड जो है इसे हम कैलोरीमेट्रिक मेथड, कैलोरीमेट्रिक मेथड कहते हैं, यानी इसमें हम अपरेटस यूज़ करके एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से मालूम करते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड में अपरेटस के ज़रिए से जब मालूम करनी मुमकिन नहीं होती तो हम थ्योरेटिकली हेस लॉ के ज़रिए से एंथैल्पी चेंज मालूम करते हैं। एक कंपैरिजन इसका ये है कि डायरेक्ट मेथड में आमतौर पर जिन रिएक्शंस की एंथैल्पी चेंज मालूम की जाती है वो फास्ट होते हैं, उनमें डेल्टा एच जो एंथैल्पी चेंज होती है वो लार्ज होती हैं और वो सिंगल स्टेप होते हैं, जबकि हेस लॉ में रिएक्शन स्लो होते हैं, पैसिव होते हैं। पैसिव होता है जो थोड़े से होने के बाद रुक जाएं, मुकम्मल नहीं हो, इनकम्प्लीट, और वो मोर देन 1 स्टेप में मुकम्मल होते हैं, उनमें एंथैल्पी चेंज बड़ी स्मॉल होती हैं। एग्जांपल है जैसे मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट करके हम कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म करना चाहिए, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब कि बहुत सारे स्टेप में मुकम्मल होता है। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरॉन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बोरॉन ऑक्साइड बनाए, तो ये रिएक्शन पैसिव है, ये मुकम्मल ही नहीं होते हैं। तो इनकी एंथैल्पी चेंज हम जो है वो कैलोरीमीटर से नहीं करते हैं, वो फिर हेस लॉ से करते हैं। तो कैलोरीमीटर 2 तरह के, एक है ग्लास कैलोरीमीटर और एक है बॉम्ब कैलोरीमीटर। ग्लास कैलोरीमीटर में हम आयनिक रिएक्शन स्टडी करते हैं, इसमें आमतौर पर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मालूम करते हैं, यानी एसिड बेस रिएक्शन जो है इसमें, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है, तो यानी आइसोबैरिक प्रोसेस है। और इसमें जो फार्मूला हम मालूम करते हैं एंथैल्पी चेंज मालूम करने का, एंथैल्पी चेंज क्या है? हीट जो कांस्टेंट प्रेशर पे इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है, तो इसमें जो डेल्टा एच फाइंड करते हैं उसका फार्मूला m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। m रिएक्टेंट्स का मैस है, हमने एसिड और बेस को मिलाया, 50 एसिड था और 50 बेस थी, तो दोनों मिलकर 100 हो गए, तो m की जगह 100 आ जाएगा, यानी जो रिएक्टेंट का टोटल मैस है वो m है। s जो है वो स्पेसिफिक हीट है। ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है? ये जूल पर केल्विन पर ग्राम है। किसी चीज़ के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन हम इंक्रीज़ करना चाहें तो कितने जूल हीट चाहिए? ये स्पेसिफिक हीट है। और बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है
कैलोरीमीटर जो है इसमें आयनिक भैया कंबस्टन रिएक्शन स्टडी करते हैं, इसमें डेल्टा स्मॉल होती है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करता है, इसमें Q इज टू C इंटू डेल्टा T यूज़ कर लेते हैं। C हीट कैपेसिटी को कहते हैं, S था स्पेसिफिक हीट, C हीट कैपेसिटी है। और हीट कैपेसिटी में ये होता है, इसके यूनिट देखो किलो जूल पर केल्विन, यानी इसमें जो सब्सटेंस है उसकी अमाउंट फिक्स नहीं होती, जितना भी हमें सब्सटेंस गिवन है वो 1 मोल है, 1 ग्राम है, 100 ग्राम है, अगर उसका टेम्परेचर हम 1 केल्विन इंक्रीज़ करना चाहें तो हम ये यूज़ करते हैं। हेस लॉ में से पढ़ते हैं कि टोटल एंथैल्पी चेंज जो है वेदर रिएक्शन अकर इन 1 स्टेप और इन सेवरल स्टेप्स वो सेम रहती है। तो लिहाजा अगर ए से डी में जा रहे हैं तो ये हीट चेंज जो है वो क्यू है, और अगर इंटरमीडिएट ए से पहले बी, फिर बी से सी और सी से डी में जा रहे हैं और इनकी हीट चेंज Q1 Q2 Q3 है, तो कैपिटल Q जो Q1 Q2 Q3 इसके सम के इक्वल होगा। तो एक साइक्लिक प्रोसेस में जो है सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस जीरो होता है, ऐसे बोलते हैं। या कोई रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो तो जो एंथैल्पी चेंज है वो जीरो कंसिडर होती है। जो एक स्टेप में हीट इवॉल्व हुई एब्जॉर्ब हो रही है वो बाकी सारे मल्टी स्टेप्स के हीट चेंज के सम के इक्वल होती है। हेस लॉ को हम यूज़ कैसे करते हैं पेज 6 के सेकंड पार्ट में, कि हम किसी की एंथैल्पी चेंज मालूम करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे देखिए अमोनिया की फॉर्मेशन है, इसको ऐसे करते हैं, बॉन्ड है रिएक्टेंट में, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन का HH बॉन्ड है, प्रोडक्ट में NH के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड एंथैल्पीज दे दी, यानी नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 945 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। HH बॉन्ड जो है ना, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो 436 है, अगर ये बन रहा है तो इतनी इवॉल्व होगी, और अगर ब्रेक करेंगे तो इतनी एब्जॉर्ब होगी। NH का बॉन्ड जो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी 391 है। अब ऐसे है कि जब ये रिएक्शन होता है तो नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो हमें ब्रेक करना पड़ता है, और जो HH बॉन्ड है बैलेंस्ड इक्वेशन में ये इस तरह के 3 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं, और जो N और H के दरमियान है ये टोटल 6 बॉन्ड बनते हैं। तो आप देखें फिर इसे ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी जो बॉन्ड बन रहे हैं इसका मतलब वहाँ जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं वो तो हीट पॉजिटिव होगी, देनी पड़ेगी, बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक होती, और जो बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर रहे हैं जो बॉन्ड बन रहे हैं उनके लिए हीट इवॉल्व होगी। तो लास्ट में देखो तो जो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है उसकी जो एंथैल्पी है वो 945 है, पॉजिटिव देनी पड़ रही। HH बॉन्ड जो है वो 3 ब्रेक करने पड़े हैं, तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 436 किलो जॉल थी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि NH बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और 6 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो एक NH बॉन्ड फॉर्म होने से 391 किलो जॉल हीट इवॉल्व होती है, 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव इसके साथ आ गया, तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये -93 किलो जॉल पर मोल है। ये जो है ऐसे कैलकुलेट करते हैं एंथैल्पी चेंज बाय यूजिंग हेस लॉ। पेज 7 इस पे हम बॉर्न हैबर साइकिल जो कि एक एप्लीकेशन है हेस लॉ की, इसको देखते हैं। और बॉर्न हैबर साइकिल जो है ये किस काम आता है, ये क्यों यूज़ करते हैं, ये बॉर्न हैबर साइकिल यूज़ करते हैं किसी आयनिक कंपाउंड, आमतौर पे बाइनरी आयनिक कंपाउंड की लेटिस एनर्जी मालूम करने के लिए, क्योंकि ये लेटिस एनर्जी हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से कैलोरीमेट्रिक मेथड से नहीं कर सकते, तो ये हम बॉर्न हैबर साइकिल से मालूम करते हैं। इसमें बाइनरी कंपाउंड कहते हैं जिसमें 2 टाइप ऑफ एलिमेंट हो, 2 तरह के एलिमेंट हो, जैसे NaCl, CaCl2 और AlCl3, ये सब बाइनरी कंपाउंड है। एटम आइंस जितने तादाद में बेशक ज़्यादा हो या कम हो, टाइप के लिहाज से 2 तरह की हो, तो ये वहाँ यूज़ होता है बॉर्न हैबर साइकिल। इसकी डायग्राम बनी है अकॉर्डिंग टू स्केल बनाने की कोशिश की है, वैल्यूज़ तो बेशक याद नहीं रखें, ये कंपैरिजन में ये रहे कि जो है कौन सी वैल्यू ज़्यादा होती कौन सी कम होती। तो ये सोडियम क्लोराइड के लिए है, तो अगर सोडियम और क्लोरीन मिलें सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। ये रूट 1 है, यानी एलिमेंट्स लिए सोडियम क्लोरीन ली, सोडियम क्लोराइड हमने फॉर्म कर लिया। दूसरा ये है कि रूट 2 क्या है, रूट 2 के डिफरेंट स्टेप हैं, रूट 2 के 5 स्टेप हैं। पहले हम ये करेंगे कि सोडियम को गैस में चेंज करेंगे, एटमाइजेशन कहलाएगी ये, फिर उस गैसियस सोडियम एटम को पॉजिटिव आयन में चेंज करेंगे, ये आयनाइजेशन कहलाएगी। इसके लिए एंथैल्पी जो है वो इस ज़्यादा हो गई है। फिर उसके बाद क्लोरीन लेंगे, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इससे
और गैसियस क्लोरीन एटम बनाएंगे, इसे डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन बोलते हैं या इसे एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन बोलते हैं। उसके बाद क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो इससे पहले जितने प्रोसेस थे वो सब एंडोथर्मिक थे, उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही थी स्वाय फॉर्मेशन के। अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, इसलिए एरो डाउनवर्ड। उसके बाद फर्दर जब पॉजिटिव गैसियस पॉजिटिव आयन और गैसियस नेगेटिव आयन बन गए ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे और NaCl बन जाएगा √2 के ज़रिए से, इसे लैटिस एनर्जी कहेंगे। तो इसमें अगर इस पर हम हेस लॉ अप्लाई करें बॉर्न-नेबर साइकिल पे, पेज 72 पॉइंट पे देखो, तो जो √1 है वो तो एक ही स्टेप में हो रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और √2 में जितने स्टेप हैं उन सबकी एंथैल्पीज़ को अगर हम ऐड करें तो उनकी एंथैल्पीज़ का सम इसके इक्वल होना चाहिए। और लैटिस एनर्जी को छोड़ के जितनी भी एंथैल्पीज़ हैं उन सबको कलेक्टिवली हम हमारी बुक में उसे डेल्टा HX बोल देते हैं। नॉट ऊपर जो लिखा है एंथैल्पी को वो स्टैंडर्ड के लिए है, तो ये फार्मूला ज़हन में रहे। और अगर हमने लैटिस एनर्जी मालूम करनी है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में से हम डेल्टा HX माइनस कर देंगे तो लैटिस एनर्जी फाइंड हो जाती है। फिर लैटिस एनर्जी देखिए, लैटिस एनर्जी जो है ना आयनिक कंपाउंड के लिए ये टर्म यूज़ होती है, और आयनिक कंपाउंड में लैटिस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के प्रोडक्ट के, और आर रेडियस है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं उनका जो रेडियस है, उनका जो साइज़ है उसके सम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक एग्जांपल लिए समझने के लिए NaCl, NaBr, NaI, इसमें हैलाइड आयन चेंज हो रहे हैं। तो हैलाइड आयन अगर टॉप टू बॉटम क्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएं तो मेटल तो सेम है, सोडियम आयन तो सेम है, तो नेगेटिव आयन का साइज़ ज़्यादा हो रहा है। तो राइट पे देखो तो लिखा है भाई कि हैलाइड आयन का साइज़ चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ गया, क्योंकि साइज़ के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो नेगेटिव कीपिंग द पॉजिटिव आयन कांस्टेंट, कैटाइन कांस्टेंट, जब नेगेटिव आयन का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी और लैटिस एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो वो लैटिस एनर्जी जो लेस नेगेटिव हो जाएगी, यानी एनर्जी को जब कंपेयर करना है ना तो नेगेटिव साइन के बगैर करना है। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताने के लिए कि हीट इवॉल्व हो रही। तो NaCl में ज़्यादा अट्रैक्शन थी, क्लोराइड आइन जितने स्मॉलर आइन होंगे उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। Na+ और I नेगेटिव में पॉजिटिव आइन तो वही रहा, नेगेटिव आइन लार्जर हो गया, अट्रैक्शन कम हो गई तो कम हीट इवॉल्व हुई। फिर एक और तरह से बात की नीचे कि अगर पॉजिटिव आइन है वो वेरी कर जाएं, तो पॉजिटिव आइन वेरी अलॉन्ग ग्रुप बात करें तो अलॉन्ग ग्रुप एक तो पॉजिटिव आइन का साइज़ कम होता है। ये सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तीनों थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो अलॉन्ग पीरियड अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेंड इसकी लैटिस एनर्जी की और कैटाइन के हवाले से बात कर रहे हैं, एक तो चार्ज ज़्यादा हो रहा, चार्ज ज़्यादा होने से लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, और दूसरा साइज़ कम हो रहा उससे भी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। दोनों फैक्टर लैटिस एनर्जी को इंक्रीज़ करेंगे। साइज़ भी कैटाइन का पीरियड में कम होता है और चार्ज भी ज़्यादा होता है। नेगेटिव आयन की बात करें तो नेगेटिव आयन में जब लॉन्ग पीरियड बात करते हैं, ये फॉस्फाइड, सल्फाइड, क्लोराइड, ये कि थर्ड पीरियड से हैं नेगेटिव आयन, तो लेफ़्ट से राइट तरफ जाने से नेगेटिव आयन का चार्ज कम हो जाता है। तो उसमें देखें चार्ज सेम जैसे पॉजिटिव आयन का चार्ज ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, नेगेटिव आयन का चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और चार्ज उसका राइट टू लेफ़्ट ज़्यादा हो रहा है और राइट टू लेफ़्ट जो है वो साइज़ ज़्यादा होगा। तो ये दो कंपीटिंग फैक्टर हैं, यानी फॉस्फाइड जो है ना उसका साइज़ ज़्यादा, चार्ज भी ज़्यादा है। चार्ज ज़्यादा होने से अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, साइज़ ज़्यादा होने से अट्रैक्शन कम होगी। क्लोराइड का चार्ज कम है तो अट्रैक्शन भी कम है, लैटिस एनर्जी भी कम है। साइज़ कम है क्लोराइड का फॉस्फाइड और सल्फाइड से, साइज़ कम है तो लैटिस एनर्जी अट्रैक्शन, साइज़ कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये कंपीटिंग फैक्टर है। हम इससे सीखेंगे ये कि लैटिस एनर्जी चार्जेस पे भी डिपेंड करती है और साइज़ पे भी डिपेंड करती है, और ये लॉन्ग पीरियड और ग्रुप कैसे वेरी करती है। पेज नंबर 8। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की कि पेपर में इस चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग प्रोसेस आर एंडोथर्मिक एक्सेप्ट बाय नेम प्रोसेस पूछ लें बाय रिएक्शन की बजाय कि कौन से प्रोसेस हैं जो सारे प्रोसेस एंडोथर्मिक एक नहीं है। इस
कई तरीके से याद रखा जा सकता है। एक सिंपल बात याद रखें, अगर किसी प्रोसेस में अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाते हुए, या किसी फिजिकल प्रोसेस में अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाए तो ये एक्सोथर्मिक होगा, अगर अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाए तो ये एंडोथर्मिक होगा। तो इसका आंसर जो है ना वो डेल्टा है, क्योंकि डेल्टा में कंडेंसेशन में वेपर लिक्विड में जाते हैं, वेपर में अट्रैक्शन कम होती है, लिक्विड में ज़्यादा होती है, लिहाजा ये एक्सोथर्मिक है। क्वेश्चन 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये स्टेटमेंट में वो हमें ये पूछना चाहते हैं कि कौन सा रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट के बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं और प्रोडक्ट के वीक होते हैं, तो इसका आंसर अल्फा है। क्वेश्चन 3, बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज। बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए चाहिए मॉलिक्यूल की, या अगर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा तो तब भी उसे बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी जो है दोनों तरह से एक्सप्लेन हो सकती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड और एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती हैं। क्वेश्चन 4, डेल्टा H फॉर रिएक्शन। अगर इसको आप देखें तो इस रिएक्शन के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, H और H में पहले कोई बॉन्ड नहीं था, जब H2 बना है तो बॉन्ड बन गया है, बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती। क्वेश्चन नंबर 5, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। देखिए डिसोसिएट का मतलब है ब्रेक करना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी को बोलते हैं। 4 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है 2 मोल हाइड्रोजन, क्योंकि H2 का मैस 2 होता है, 2H2 का मैस 4 ग्राम होगा, तो 2 मोल हाइड्रोजन है, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है 208। और हमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पूछी है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है कि जिसमें 1 मोल गैसियस एटम बने, इस रिएक्शन में 4 मोल गैसियस एटम बने हैं, लिहाजा जो एंथैल्पी चेंज है उसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया है, तो ये 1 मोल गैसियस एटम के लिए एंथैल्पी चेंज आ जाएगी। और दूसरा ये कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, सो ऑप्शन डेल्टा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक। आमतौर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एंट्रोपी बढ़ रही होती है। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारे पास डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये एग्जांपल है, ये एंडोथर्मिक है, और लेकिन चूंकि सोल्यूशन बनेगा तो आइंस अलग अलग हो जाएंगे, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, और उसके रिजल्ट में ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी है। क्वेश्चन 7, किसमें एंट्रोपी इंक्रीज कर रही? जिसमें डिसऑर्डरनेस इंक्रीज कर रही, जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रही हैं, तो वो जो उसमें एंट्रोपी इंक्रीज करती है। तो सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन सॉलिड से वेपर में जा रहा है, उसमें वेपर में अट्रैक्शन कम हो रही हैं, तो मॉलिक्यूल ज़्यादा आज़ाद हो रहे हैं, ज़्यादा लिबर्टी से मूव कर सकेंगे, लिहाजा वहाँ पे उसकी जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज कर रही है। बाकियों में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेंगी तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। पेज नंबर 9, क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसके रेफरेंस से है, कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन से अबव होती पोजीशन में वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती है एसिड या वाटर में से, लिहाजा जो इसमें जिंक है जो सिर्फ हाइड्रोजन से ऊपर है, और बाकी सिल्वर और कॉपर हाइड्रोजन से नीचे, उसे डिस्प्लेस नहीं कर सकेंगी और वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। इस तरह से कॉपर भी जिंक से नीचे है, वो भी उसे डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा। तो एक मेटल दूसरी मेटल से अगर अबव है पोजीशन में, या एक मेटल हाइड्रोजन से अबव है पोजीशन में, तो फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। 9, 100 ग्राम वाटर है, उसको हीट किया है, 0.2 किलो कैलोरीज हीट प्रोवाइड की है, वाटर का टेम्परेचर अगर पहले 24 था तो बाद में कितना होगा? कैलोरी बोलते हैं वो हीट जो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए। अब अगर 100 ग्राम है वाटर, तो 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 100 कैलोरी हीट चाहिए। तो यहाँ पे जो हीट दी है वो 0.2 किलो कैलोरी है, और 0.2 किलो कैलोरी जो है इसका मतलब है 200 कैलोरीज। तो 200 कैलोरी हीट हमने दी है, तो 100 ग्राम वाटर को, तो ये 100 ग्राम वाटर को अगर 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी चाहिए, और 100 ग्राम के लिए 100 कैलोरीज, और 100 ग्राम को अगर 200 कैलोरीज दी है तो 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी,
यहाँ सब एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हीट कैपेसिटी बोलते हैं कितने जॉल या किलो जॉल हीट चाहिए 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, नो मैटर कि वो कितने ग्राम है या कितने मोल है। मोलर हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या है? वो मोलर हीट कैपेसिटी होती है 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 केल्विन कितने जॉल या किलो जॉल हीट चाहिए। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कि 1 ग्राम का टेम्परेचर कितने जॉल हीट चाहिए या किलो जॉल 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। लिहाजा हीट कैपेसिटी पूछी है तो हीट कैपेसिटी सिंपल जॉल पर केल्विन होगी। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेशन रिएक्शन? फॉर्मेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें 1 मोल कंपाउंड बने, अपने एलिमेंट्स से बने, एलिमेंट और कंपाउंड सब स्टैंडर्ड स्टेट में हो। तो 1 मोल कंपाउंड अल्फा में बन रहा है, चार्ली में बन रहा है, लेकिन वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमेंट नहीं है। 1 मोल कंपाउंड अपने एलिमेंट से फॉर्म होना चाहिए। क्वेश्चन 12 कि अगर हमारे पास सल्फर है, वो रोम्बिक सल्फर है और मोनोक्लिनिक सल्फर है, दोनों की वैल्यूज़ गिवन है एंथैल्पीज़ की, तो अगर हम चाहते हैं कि रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में चले जाएं तो कैसे आएगा? देखिए, जिस चीज़ को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाना चाहते हैं उसकी इक्वेशन को दूसरी में से माइनस कर देते हैं। लिहाजा हम मोनोक्लिनिक सल्फर की एंथैल्पी की वैल्यू को रोम्बिक सल्फर की वैल्यू में से माइनस कर देंगे, जिसको इक्वेशन में हम राइट साइड पे लेके जाना चाहते हैं उसको सब्ट्रैक्ट किया करते हैं। लिहाजा इसका जो आंसर है वो डेल्टा बनेगा। पेज 10 क्वेश्चन 13, इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गिवन है। एक तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और हमें वो कह रहे हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की डीकम्पोजिशन 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड की डीकम्पोजिशन की एंथैल्पी चेंज बताएं। तो जो ऊपर वाली हीट है, एक तो पहले हम उसको कर लेंगे ट्वाइस डबल, क्योंकि वो 1 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए होती है, तो हम पहले उसे कर लेंगे 2 मोल के लिए, तो 2 मोल के लिए 790 हो जाएगी। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की डीकम्पोजिशन जो है वो पॉजिटिव होगी, लिहाजा ये डेल्टा बनेगा। क्वेश्चन 14, फॉर अ प्रोसेस ए एट कांस्टेंट प्रेशर एंड प्रोसेस बी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, process A is isobaric and that B is isochoric, which will require more heat to bring same increase in internal energy of the gas. देखिए, process A is isobaric, it mean QP, isobaric है constant pressure पे, constant pressure पे जो heat हम प्रोवाइड करते हैं वो QP कहलाती है, और isochoric constant volume पे जो heat change नोट करते हैं वो होती है और वो QV होती है। यानी ये QP और QV के कंपैरिजन है, और QP जो होती है किसी गैसियस रिएक्शन में हमेशा QV से ज़्यादा होती है। हमने चैप्टर 7 बुक 1 थर्मोकेमिस्ट्री के MCQs से रिलेटेड चैप्टर को स्टडी किया है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स जो है शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।